आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसके पहले हम लोगों ने साइंस के अंदर 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आज डिस्कस करेंगे हम लोग अपने साइंस के 3rd चैप्टर को, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। रेडी आप लोग? चलिए शुरुआत किया जाए। तो आज क्लास 6 के साइंस में एक और नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक। इंट्रोडक्शन हो गया, आगे शुरुआत करते हैं। चैप्टर पे आते हैं सीधा, और यहाँ पे हालांकि पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ना 1-2 बातें समझिए पहले आप। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब होता है धागा। समझ वाली बात? जैसे कोई भी कपड़ा आप देखोगे ना, तो कोई भी कपड़ा किससे बना होता है? धागा से बना होता है। जैसे अभी आप लोग टी शर्ट पहने हुए हैं, हम शर्ट पहने हुए हैं, आप लोग भी टी शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, तो उसमें आप यदि गौर करोगे ना तो वो धागा से मिलके बना हुआ है। तो उसी धागा को हम लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं? फाइबर। ठीक। और उस धागा से जो कपड़ा बनता है, उस कपड़ा को क्या बोल देते हैं? फैब्रिक। तो जैसे आप शर्ट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फैब्रिक बोल देंगे। ओके। तो फाइबर का मतलब धागा, और फैब्रिक का मतलब कपड़ा, ड्रेस, है ना, क्लॉथ। ये हो गया हमारा। तो वही इंट्रोडक्शन में भी लिखा हुआ है कि फैब्रिक होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन है फैब्रिक का, तो वो है कि फैब्रिक इज द क्लॉथ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग टेक्सटाइल फाइबर्स। मतलब फैब्रिक बेसिकली हमारा क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, जो कि 2 मेथड से बनाया जाता है, वीविंग और निटिंग। अब ये 2 मेथड है कपड़े को बनाने का। पहला मेथड है वीविंग और दूसरा मेथड है निटिंग। इन्हीं 2 मेथड से हमारा कपड़ा बनाया जाता है। अब सवाल है कि सर ये वीविंग क्या है और निटिंग क्या है? इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन कुछ क्लास के बाद। मतलब इसी चैप्टर में हम लोग को जानना है कि वीविंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है। बस इतना भी आप समझ लीजिए कि ये एक कपड़ा बुनने का, कपड़ा बनाने का क्या है? तरीका है, मेथड है। ठीक है। तो कौन कितना मेथड से कपड़ा बनते हैं? 2 मेथड से, या तो वीविंग से या फिर निटिंग से। तो बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि जो फाइबर होता है वो हमारा धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है, और फैब्रिक का मतलब क्या हो गया? हमारा कपड़ा, है ना, क्लॉथ, ड्रेस, जो भी आप बोल लीजिए। और ये कपड़ा बनाने का कितना तरीका हमारे पास है? 2 तरीका है, एक वीविंग है और दूसरा नीटिंग है ना। और वीविंग में कैसे कपड़ा बनता है, नीटिंग में कपड़ा कैसे बनता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन बस अब फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि कपड़ा 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला है वीविंग और दूसरा है नीटिंग। तो क्या आपको फाइबर और फैब्रिक दोनों समझ में आ गया? कोई डाउट होगा इसमें अब? तो फाइबर का सिंपल सा मतलब धागा जिससे कपड़ा बनेगा, और फैब्रिक का मतलब कपड़ा, क्लॉथ, ड्रेस जो बन के तैयार हो चुका है ना। आइए शुरुआत करते हैं। अगला हमारा है फाइबर। फाइबर का मतलब तो अब आप जान ही चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा धागा, है ना। आगे, फाइबर इज अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। हेयर लाइक स्ट्रैंड का मतलब हो गया जैसे आपके सिर का बाल सिंगल सिंगल होता है ना, उसी प्रकार से धागा कैसा होता है? सिंगल होता है। तो धागा भी बाल के जैसा, जहाँ पे बाल का मतलब, या आप ये मत समझिएगा कि धागा बिल्कुल बाल के जैसा ही होता है, नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि धागा बिल्कुल सिंगल होता है, सीधा होता है, ठीक हमारे बाल के तरह। बाल भी हमारा क्या है? जैसे खास करके गर्ल्स का, तो उसका भी बाल कैसा है? धागा के टाइप है, मतलब कि लंबे होते हैं और सिंगल सिंगल होता है ना। तो फाइबर हमारा बेसिकली धागा के बारे में ही बात होता है। तो ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब इसका मतलब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, जितने भी फाइबर हैं, जितने, चलो फाइबर छोड़ो, पहले फैब्रिक समझो। फैब्रिक का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा कपड़ा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए आप, सिंपल सा पूरा कहानी अब एक बार में समझ जाइए। इस स्टेटमेंट को यदि आप अच्छे से पढ़ोगे ना, आप खुद भी समझ पाओगे। तो कितना सिंपल लिखा हुआ है कि ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब ये समझिए ध्यान से, वो जो धागा है, क्या धागा भी किसी चीज से बना होगा कि नहीं बना होगा? बिल्कुल। तो धागा जिस चीज से बना ना, उसको हम लोग बोल देते हैं यार्न। क्या बोल देते हैं उसको? सॉरी, फाइबर उसको बोलते हैं।
मतलब जो धागा आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं, YARN। और वो धागा भी तो किस चीज से बना होगा ना, उसको हम लोग बोल देते हैं फाइबर। तो पहला चीज क्या होगा, फाइबर। फाइबर से क्या बनेगा बताओ, यार्न। और यार्न को हम लोग क्या बोलते हैं, धागा, धागा। और उसी यार्न से अब क्या बनेगा, फैब्रिक, यानी कि कपड़ा बनेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा आप ये समझिए। नॉर्मली जो हम लोग अपने मार्केट में धागा देखते हैं वो भी तो किसी चीज से बना होगा, तो वो किससे बना है, फाइबर से। सिंपल सा समझिए, फाइबर से बना यार्न यानी कि धागा, और धागा से बना हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। बस सिंपल है, कोई डाउट इसमें। अच्छा, कई बार ना हम लोग फाइबर को ही मान लेते हैं यार्न, हालांकि उतना भी आप लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर क्या बताएंगे आप, प्रॉपर आप ये बताएंगे कि सबसे पहला क्या होता है, फाइबर। सबसे पहले क्या होता है, फाइबर। फाइबर से क्या बनता है, यार्न यानी कि धागा, और फिर उस धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा यानी कि फैब्रिक बनेगा। अब कोई डाउट इसमें, चलिए अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो जो फाइबर होता है ना वो भी हेयर लाइक जैसा ही होता है, मतलब बहुत पतले पतले होते हैं। फिर उस फाइबर को मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, तब जाके बनता है हमारा यार्न यानी कि धागा, और फिर धागा से बनाया जाता है हमारा कपड़ा यानी कि फैब्रिक। कोई डाउट नहीं इसमें, आगे बढ़े। तो सिंपल सा हो गया हमारा फैब्रिक, मतलब सिंपल सा कपड़ा, क्लॉथ, ड्रेस, जो भी आप बोल लो। और फाइबर का मतलब हो गया सिंपल सा सबसे छोटा हिस्सा, वो कहलाएगा फाइबर। फाइबर से बनाओगे यार्न यानी कि धागा, और धागा से बनाओगे फिर आप अपना कपड़ा यानी कि फैब्रिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेचुरल फाइबर। अब ये नेचुरल फाइबर क्या होता है समझिए, यहाँ पे डेफिनेशन है नेचुरल फाइबर का, द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल। ऐसा फाइबर जो किससे मिले हम लोगों को, प्लांट और एनिमल से मिले, तो ऐसे फाइबर को हम लोग कह देते हैं नेचुरल फाइबर। क्या बोलोगे, नेचुरल फाइबर। हाँ, ये खुद से बनता है। जैसे कॉटन, कॉटन का खेती करते हैं तो किससे मिला बताओ, प्लांट से मिला। मतलब कॉटन का खेती किया जाता है तो किससे मिला, प्लांट से। फिर अच्छा, कॉटन से, कॉटन का खेती होता है तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को, पहले फाइबर मिलेगा, फिर उस कॉटन फाइबर का क्या बनेगा, यार्न बनेगा, धागा बनेगा। फिर उस कॉटन वाले धागा से क्या बनेगा बताओ, कॉटन का कपड़ा बनेगा, फैब्रिक बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि नेचुरल फाइबर 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होगा कॉटन, दूसरा जूट, तीसरा सिल्क और चौथा ऊल। तो कॉटन का तो खेती होता है, तो कॉटन का यदि आप खेती करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा फाइबर। फाइबर को जोड़ोगे यानी कि कॉटन फाइबर को, कॉटन का खेती होता है ऑब्वियस सी बात है, तो कॉटन को उगाएंगे पहले आप खेतों में, उससे क्या मिलेगा आपको, कॉटन का फाइबर मिलेगा, सबसे छोटा हिस्सा मिलेगा। फाइबर को जोड़ेंगे तो बनेगा यार्न यानी कि धागा, कॉटन का धागा बन जाएगा। फिर कॉटन के धागा से आप क्या बनाओगे, कॉटन का कपड़ा बनाओगे। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से हमारा जूट होता है, जूट का भी खेती किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जूट का भी खेती किया जाता है। तो जूट से क्या मिलेगा आपको बताओ, पहले जूट फाइबर मिलेगा। जूट का, जैसे आपको बताते हैं एग्जांपल, जूट का ना आप लोग बैग देखे होंगे, बैग, बैग मतलब वो स्कूल वाला बैग नहीं, मार्केट में जब आप जाओगे ना जिसमें आलू प्याज वगैरह आता है, जूट का बैग, हाँ झोला टाइप, वैसा देखे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो जूट का भी खेती होता है, तो जूट से क्या मिलेगा आपको, जूट फाइबर मिलेगा। फिर उस फाइबर से क्या बनेगा, यार्न यानी कि धागा बनेगा। फिर उस धागा से बनाया जाता है बैग। जूट का ड्रेस बहुत कम बनता है और लगभग इसका बनता भी नहीं, टिकता भी नहीं है, कोई पहनता भी नहीं है। तो उसका जनरली क्या बनता है, बैग बनता है। और उस बैग का इस्तेमाल किया जाता है गेहूँ, चावल, है ना, हाँ बोरा, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बोरा, इंग्लिश में बोलते हैं बैग, थैला, जो भी आप बोल लो। तो जूट का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। अगला है सिल्क। सिल्क का पालन किया जाता है, मतलब सिल्क जो बनता है उसके लिए पूरा का पूरा सिल्क, छोटा छोटा कीड़ा होता है,
उसको पाला जाता है, उसका अच्छी तरीके से देख रेख किया जाता है, फिर जाके उसका हमारा सिल्क बनता है। तो सिल्क पहले क्या मिलेगा आपको? सिल्क फाइबर मिलेगा। सिल्क फाइबर से क्या बनेगा? सिल्क यार्न यानी कि धागा बनेगा सिल्क का। फिर उस धागा से बनेगा सिल्क का कपड़ा यानी कि फैब्रिक। उसी प्रकार से ऊल है ना, जैसे ऊल कहाँ कहाँ से मिलेगा भाई आपको? सीप से मिलता है, भेड़िया से। उसके बाद याक, वाइफ और याक हम लोग पढ़ते थे बचपन में, है ना, वहाँ से मिलेगा आपको ऊल। तो वो गया हमारा ऊल फाइबर। फिर उस ऊल फाइबर को जोड़ा जाएगा तो बनेगा ऊल यार्न यानी कि धागा, फिर उससे बनेगा हमारा कपड़ा। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के, कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल। ठीक है, तो पहले इन सब से क्या मिलेगा हमको? फाइबर। उससे क्या बनाएंगे? यार्न यानी कि धागा, और फिर क्या बनाएंगे? कपड़ा यानी कि फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, आगे कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है ये नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है, और ये किससे मिलेगा बताओ? प्लांट से मिलेगा। तो कॉटन और जूट जो होता है वो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। वेरी गुड। सिल्क एंड ऊल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो जो सिल्क और ऊल होता है ये किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। ठीक ना, ये भी नेचुरल फाइबर ही है, लेकिन ये मिलेगा किससे? एनिमल से मिलता है। उसके बाद सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। देखो ये जो ऊल है ना, ये ऊल तो बेसिकली आप भेड़िया से भी ले सकते हैं, याक से भी ले सकते हैं, लेकिन जो सिल्क है इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से पालन किया जाता है। सिल्क जो मिलता है ना वो सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। सिल्क वॉर्म एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि, हाँ, सिल्क वॉर्म छोटा सा कीड़ा होता है जो कि पहले अपना कुक्कुन बनाता है। कुक्कुन मतलब कॉटन जैसा बॉल बनाता है वो, अपना जाल टाइप। फिर उस कुक्कुन से हमारा फिर तैयार होता है कॉटन का यार्न यानी कि धागा। उसके बाद फिर बनता है हमारा उस धागा से कपड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉटन और जूट ऐसा 2 नेचुरल फाइबर है जो कि प्लांट से मिलेगा। सिल्क और ऊल ऐसा 2 नेचुरल फाइबर है जो कि एनिमल से मिलेगा। जिसमें से जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म के कुक्कुन से मिलता है। कुक्कुन का मतलब होता है बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल होता है, वो जाल जैसा होता है। जो कौन बनाएगा? सिल्क वॉर्म यानी कि छोटा सा कीड़ा बनाता है। ऊल फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द सीप, गॉट, रैबिट्स, याक्स एंड कैमल्स। लेकिन यदि बात करें ऊल का, तो ऊल बहुत सारे जानवर से मिल जाता है, जैसे सीप, बकरी से भी मिल जाता है, सीप मतलब भेड़िया से भी मिलता है, गॉट मतलब बकरी से भी मिलता है, खरगोश से भी मिल जाता है, याक, कैमल, सीप का मतलब भेड़िया होता है। ठीक है, तो इन सब से आपको ऊल मिलेगा। जैसे आप जम्मू कश्मीर जाओगे ना, जम्मू कश्मीर के जो सीप होते हैं, खास करके जो भेड़िया होते हैं, वो लोग ऊल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं अपने शरीर के ऊपर। वो उनका बाल होता है, लेकिन लोग उनके बालों को हटा देते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं? ऊल प्राप्त कर लेते हैं। फिर उससे ऊल फाइबर से बनता है उसका धागा, फिर उससे बनता है वहाँ के अच्छे अच्छे कपड़े। इसीलिए कभी आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे जो जाड़ा का कपड़ा मिलता है ना, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। बेस्ट क्वालिटी का इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पे ऊल का कोई कमी है नहीं। ठीक ना, वहाँ पे सस्ता भी मिलता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का भी होता है। तो नेचुरल फाइबर हमारे 4 प्रकार के हो गए। अगला है ह्यूमन मेड, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। क्या ऐसा भी फाइबर है जो आदमी बनाता हो? हाँ है, बिल्कुल है। कौन कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, या फिर आप उसको ह्यूमन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाम से मालूम चल रहा है कौन बना रहा होगा? आदमी बना रहा होगा। तो या तो आप इसको ह्यूमन मेड बोल दो या फिर सिंथेटिक फाइबर बोल दो, बात बराबर है। तो क्या है डेफिनेशन इसका, देख लिया जाए। फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टांसेस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसा फाइबर जो कि केमिकल से बनाया जाएगा, ऐसे फाइबर को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा क्या क्या एग्जांपल होगा फाइबर का, देख लेते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर पहले इसका बनाया जाता है फाइबर, फिर फाइबर से बनाया जाएगा इसका यार्न यानी कि धागा, फिर उस धागा से बनाया जाएगा वो उसका कपड़ा, लेकिन पूरा का पूरा वो किससे बनता है? केमिकल से ही बनता है ना। तो पॉलिस्टर हो गया, नाइलन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब ऐसे कपड़े होते हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। पहले केमिकल से बनाया जाएगा इसका पहले फाइबर,
फिर उस फाइबर से बनाया जाएगा यार्न यानी कि धागा, और फिर उस धागा से बनाया जाएगा कपड़ा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चल, इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने समझा कि 4 अलग अलग प्रकार के नेचुरल फाइबर होते हैं, जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल था। इसमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है, सिल्क और ऊल एनिमल से मिल जाता है। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा ह्यूमन मेड, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। ये ऐसा फाइबर होता है, ऐसा कपड़ा होता है जो कि केमिकल से बनाया जाता है और वो आदमी बनाता है, इसमें जानवर का, प्लांट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा सम प्लांट फाइबर्स। तो कुछ हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में बात करेंगे, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इनके बारे में, लेकिन अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है सम प्लांट फाइबर्स। इसमें हम लोग कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसा फाइबर जो किससे मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, है ना। जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता है कॉटन। कॉटन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर। ये बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब आप इसके कपड़े को टच करोगे ना, वाकई में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो ये एक सॉफ्ट फाइबर है। अगला, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ज़्यादातर जो कॉटन का प्लांट उगाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर जो कॉटन का खेती होता है वो कहाँ पे होता है, ऐसे जगह पर जहाँ पे काला मिट्टी पाया जाता हो। ब्लैक सॉइल यानी कि मिट्टी का रंग कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए, वार्म। वार्म का मतलब गर्म होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे धूप ज़्यादा आना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो कॉटन का जो खेती होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कॉटन का प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छा ऐसे जगह पे उगेगा जहाँ का मिट्टी काला हो, यानी कि ब्लैक सॉइल वहाँ पे पाया जाता हो, और दूसरा वहाँ का माहौल कैसा हो, बहुत ही गर्म माहौल हो, यानी कि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ता हो। ऐसे माहौल में कॉटन का प्लांट उगाया जाता है, यानी कि कॉटन का वहाँ पे खेती अच्छे तरीके से होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, और अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। अच्छा, ये कॉटन का जो प्लांट होता है, इसमें जो कॉटन उगते हैं वो कितने बड़े होते हैं पता है? नींबू का साइज़ देखा आपने कितना छोटा होता है, बस उतना ही बड़ा साइज होता है। तो कॉटन का प्लांट यदि आप लगाओगे, उसमें जब कॉटन उगेगा, यानी कि कॉटन जब उसमें आएगा, तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस नींबू के जितना बड़ा होता है, बस उसको हम लोग कॉटन बॉल के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कॉटन के प्लांट में जो कॉटन उगता है उसका साइज बस नींबू के जितना होता है। फिर उसको हम लोग, उस नींबू को हम लोग ऐसे फाड़ते हैं, फिर उसके अंदर से क्या निकलता है, कॉटन फाइबर बाहर निकलता है। मतलब कि वो बॉल होता है पूरा का पूरा ऊपर से ढका हुआ होता है, मेन कॉटन हमारा होता है कहाँ, उसके अंदर होता है। तो हम लोग उसको आराम से फाड़ते हैं, फिर उसके अंदर से कॉटन बाहर निकलता है। ठीक है, आगे। आफ्टर मैच्योरिंग the balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen। जब वो कॉटन बॉल पूरी तरीके से पक जाता है, पूरी तरीके से वो जब मैच्योर हो जाता है, जब पक जाता है, तो वो अपने आप बर्स्ट कर जाता है, मतलब अपने आप वो फट जाता है। और फटने के बाद उसके अंदर जो कॉटन का सीड होता है, जो बीज होता है, वो दिखना चालू हो जाता है, और कॉटन उजला उजला भी दिखना चालू हो जाता है। मतलब सिंपल सा हुआ कि कॉटन प्लांट में कॉटन लगा हुआ है, जब वो पक जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा पूरी तरीके से, वो अपने आप फट जाता है, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 2 चीज़। पहला कॉटन का सीड्स यानी कि बीज, और दूसरा कॉटन वाइट कलर का देखने को मिलता है, और ये अपने आप फट जाता है ना। जब ज़्यादा ये मैच्योर हो जाएगा, जब पक जाएगा, तो अपने आप ये फट जाता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। उसके बाद वो बॉल क्या हो चुका, कॉटन बॉल फट चुका है, फिर हम लोग उसको तोड़ते हैं, और फिर उसका ऊपर का छिलका यानी कि ऊपर का जो कवर होता है उसको अलग करते हैं, और कॉटन को अलग कर लेते हैं, हाथों से कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक प्रोसेस है गिनिंग। गिनिंग क्या होता है, देखो, गिनिंग इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। अब आप ऐसा, आप एज्यूम करो कि आप ही वो किसान हैं, आप फार्मर हैं, आपने कॉटन का खेती किया था, ठीक है।
तो अब आपका क्या हो चुका, पूरे खेत में जितने भी कॉटन प्लांट है उसमें जितने भी कॉटन बॉल लगे हुए हैं सब फट चुके हैं। आप क्या किए, गए टोकरी लेके और सारे कॉटन बॉल्स को आपने उस टोकरी में रखा और आप लेके घर आ गए उसको। अब आप घर में ला चुके हैं उस कॉटन बॉल को, अब आप क्या करने वाले उस कॉटन बॉल के साथ, उस कॉटन बॉल से आप उसका छिलका हटा के, ऊपर का जो कवर होता है उसको हटा के कॉटन को आप बाहर निकालोगे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि ऊपर के कवर यानी कि छिलके को हटाना और कॉटन को बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गीनिंग। तो यदि कोई पूछे कि बताओ गीनिंग क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, गीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉटन बॉल से छिलके को अलग कर देते हैं और कॉटन को अलग कर देते हैं। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है गीनिंग। बस ट्रेडिशनली गीनिंग वाज डन बाय हैंड। पहले के ज़माने में जब हमारे पास मशीन वगैरह नहीं हुआ करते थे तो गीनिंग का काम कौन करता था, आदमी करता था, वो भी हाथ से करता था। मतलब कि कॉटन बॉल से कॉटन को अलग करना और उसके छिलके को अलग करना लोग बैठ के घरों में हाथों से करते थे, बैठ के एक एक करके करते थे। लेकिन जब से हमारे पास मशीन आया है, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गीनिंग। लेकिन अब तो हमारे पास मशीन है, हम लोग क्या करते हैं, सारे कॉटन बॉल को खेतों से लेके आते हैं, मशीन में डाल देते हैं। मशीन क्या करता है, सारे छिलके को अलग कर देता है और कॉटन को अलग कर देता है। तो आज मशीन से होने लगा है, लेकिन पहले के ज़माने में किससे होता था, हाथों से होता था, है ना। तो गीनिंग बेसिकली क्या है, गीनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, गीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें करते क्या हम लोग, कॉटन बॉल से कॉटन को अलग और उसके छिलके को अलग कर देते हैं, ये हमारा गीनिंग कहलाता है। तो ये पूरा जानकारी हो गया आपका कॉटन के बारे में। अगला जानकारी है जूट के बारे में। आइए थोड़ा जूट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो निकलता है ना, वो एक जूट का प्लांट होता है, उसके टहनी से, स्टीम मतलब क्या होता है, टहनी। तो जूट प्लांट का जो टहनी होता है, जो स्टीम होता है, उससे हम लोग प्राप्त करते हैं जूट को। ओके, समझे ध्यान से। जूट प्लांट होता है एक जिसका खेती किया जाता है, उस जूट प्लांट के जो टहनी होते हैं, जो स्टीम होता है, उसमें से हम लोग जूट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जूट का खेती ज़्यादातर कब किया जाता है, रेनी सीजन में, यानी कि बरसात के समय में किया जाता है। क्यों बताओ, क्योंकि जूट को पानी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। समझ में आ रही है बात। इसीलिए जूट का जो खेती है वो ज़्यादातर बरसात के समय में होता है, क्योंकि इसको पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में बहुत सारे जगह पर जूट उगाया जाता है, जूट का खेती होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे होता है तो वो पहला है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है बिहार और तीसरा है असम। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम ऐसे 3 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे जूट का खेती सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला पॉइंट है जूट के बारे में कि द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। ज़्यादातर आप इसमें गौर करोगे कि जो जूट प्लांट है उसको काट लिया जाता है कब, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है ना, तब। मतलब उसमें जब फूल आ रहा होता है उसी समय जूट प्लांट को काट लिया जाता है और फिर उससे जूट को निकाल दिया जाता है। मतलब इसमें फ्लावर के गिरने का वेट नहीं किया जाता है, फ्लावर के पकने का वेट नहीं किया जाता है। जब जूट प्लांट में फ्लावर पूरी तरीके से आ जाता है उसी समय जूट प्लांट को काट के उससे जूट अलग कर लिया जाता है फ्लावरिंग स्टेज में। मतलब जब उसके पास फ्लावर रहेगा, अच्छे तरीके से फूल आ चुका होगा, तभी उसको काट के उसके सारे जूट को अलग कर लिया जाता है। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days। तो होता क्या है ना, जूट प्लांट को काटा गया, जूट प्लांट को काटने के बाद उस जूट प्लांट को कुछ दिन पानी में डुबा के रखता है। पूरा प्रोसेस समझे यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो चुका है, जूट प्लांट में फ्लावर आ चुके हैं, पूरा प्रोसेस समझिए। जूट प्लांट में क्या आ चुका है, फ्लावर आ चुका है। और जब उसके अंदर उसके पास जब फ्लावर आ चुका है जूट प्लांट के पास, उसको क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। और काट लेने के बाद सारे जूट प्लांट को पानी के अंदर डुबा के रखा जाएगा। ठीक। और जनरली इसको पानी में डुबा के रखा जाता है तालाब में, नहीं तो फिर यदि बगल में नदी है तो नदी में,
या फिर बगल में समुद्र है तो समुद्र के किनारे, है ना। जैसे आप बंगाल का एग्जाम्पल लोगे तो बंगाल के पास तो समुद्र है भाई, बे ऑफ बंगाल, है कि नहीं। तो वो लोग वहाँ पे उसको नीचे डुबा के रखते हैं या फिर तालाब में, मतलब जिसके पास जैसा पानी का साधन है वो वहाँ पे पानी में उसको डुबा के रख देते हैं जूट प्लांट को कुछ दिनों के लिए। द स्टीम्स, रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। होता क्या है ना, जब जूट प्लांट को पानी में डुबा के रखा जाता है तो पूरा का पूरा जूट प्लांट सड़ जाता है, और जब तक जूट प्लांट नहीं सड़ेगा तब तक उससे जूट नहीं निकलता है। तो जूट को निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जूट प्लांट को पानी में डुबा के सड़ाना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज़ आप लंबे समय तक पानी में रखते हो ना तो वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो जूट प्लांट को पानी में रखने का मात्र एक ही रीजन है, क्या रीजन है, कि जितना दिन तक ये पानी में रहेगा उतना अच्छे तरीके से ये सड़ेगा और उतने बेहतर तरीके से इसे क्या निकल पाएगा, जूट निकल पाएगा। तो जूट तभी निकलेगा जब जूट प्लांट क्या हो चुका हो, पानी में सड़ चुका हो। तो यदि कोई पूछे कि बताओ जूट प्लांट को काटने के बाद पानी में क्यों डुबा के रखा जाता है, तो सिंपल से बताइएगा, जूट प्लांट को काटने के बाद पानी में इसलिए डुबा के रखा जाता है कुछ दिन तक, ताकि वो अच्छी तरीके से सड़ जाए, कमजोर हो जाए और उससे जूट को आराम से हाथ से खींच खींच के बाहर निकाला जा सके। तो जूट को भी हाथों से ही खींच खींच के हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो यदि जूट का कपड़ा बनाना हो, जनरली जूट का कपड़ा बनता नहीं है, जूट का ज़्यादातर क्या बनता है, बैग बनता है ना, बोरी बनता है, थैली बनता है, जो भी आप कह लो। तो जूट का ज़्यादातर क्या बनता है, थैली, बोरी, ये सब बनता है। लेकिन उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा, जूट फाइबर से यार्न बनाना पड़ेगा, धागा बनाना पड़ेगा। फिर उस धागा से क्या करना पड़ेगा आपको, बैग वगैरह, बोरी वोरी जो बनाना है आप उससे फिर उसको बनाइए। तो प्रोसेस पूरा सिंपल सा यही है कि जूट प्लांट में जब फ्लावर आ जाता है तभी उसको काट लिया जाता है, उसके बाद उसको कुछ दिनों तक पानी में डुबा के रखा जाता है। पानी में डुबा के रखने के बाद वो जूट प्लांट पूरी तरीके से सड़ जाता है, और सड़ने का सबसे बड़ा रीजन, मतलब सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सड़ने के बाद उससे जूट को हाथों से खींच खींच के बाहर निकाला जाता है, आराम से वो निकल भी जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उस जूट फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, धागा में, और फिर धागा से बनता है जूट का फैब्रिक, या फिर आप उसका थैला बनाते हैं, बैग बनाते हैं, इस तरीके से काम चलता है हमारा। तो कॉटन और जूट दोनों कंप्लीट हो गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न का मतलब हुआ कि कॉटन से कैसे, पहले कॉटन का फाइबर होगा, कॉटन फाइबर से क्या बनाने वाले हैं, कॉटन यार्न यानी कि धागा, और फिर धागा से बनेगा कपड़ा। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनाने वाले हैं। मतलब फाइबर से क्या बनाने वाले हैं, धागा बनाने वाले हैं। यार्न का मतलब क्या बताया था हमने पिछले क्लास में, धागा बनाने वाले, वो भी किसका धागा, कॉटन का। ओके, धागा कॉटन का भी बनता है, ऊल का भी बनता है, सिल्क का भी बनता है ना, जूट का भी बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केवल कॉटन के बारे में। ओके, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहला होता है फाइबर, फाइबर से बनता है यार्न यानी कि धागा, और फिर धागा से बनता है हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा, ड्रेस, क्लॉथ, आप जो भी बोल लो, है ना। तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, मतलब कि कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न कैसे बनाओगे आप, मतलब कॉटन फाइबर से कॉटन का धागा कैसे बनाएंगे, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें है सबसे पहला डेफिनेशन स्पिनिंग का। स्पिनिंग क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब आप फाइबर से यार्न बनाते हैं, मतलब कि धागा बनाते हैं, तो वही आपका प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब सवाल है कि सर कैसे बनाएंगे हम लोग कॉटन यार्न। हमने आपको कल बताया था कि आप कॉटन का खेती करते हैं, कॉटन का जो फ्रूट होता है यानी कि जो कॉटन लगा होता है पेड़ में, कितना बड़ा होता है वो, नींबू के साइज़ का होता है। उसको आप लेके आएंगे, है ना, हाँ, तोड़ के लेके आएंगे आप उसको, और फिर उस कॉटन बॉल से आप कॉटन को अलग करेंगे, सीड्स को अलग करेंगे, उसके ऊपर का जो कवर है, जो छिलका है, उसको आप अलग करोगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, गिनिंग। क्या बोलते थे, गिनिंग बोलते थे। तो उसके बाद जो आपके हाथ में कॉटन आया है, उस कॉटन को हम क्या बोलेंगे, अभी फिलहाल फाइबर बोलेंगे।
ओके। उस कॉटन से जब आप धागा बनाने का काम करेंगे तो वही प्रोसेस हमारा कहला जाएगा स्पिनिंग। ओके, तो स्पिनिंग का सिंपल सा मतलब हो गया फाइबर से धागा बनाना, मतलब फाइबर से यार्न बनाना, धागा बनाना, यही प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग। ओके, आगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. अब इसमें होता क्या है, बेसिकली कॉटन का जो फाइबर है उसको आप लगातार एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं, मुड़ते जाते हैं, मुड़ते 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 पतला करते जाते हैं, और पतला करते 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 क्या बन जाता है, पूरा आपका यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। ओके, तो बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि कॉटन आपके पास है फाइबर, उस फाइबर को आप रोल करते जाते हैं, धीरे धीरे उसको लपेटते जाते हैं, और लपेटते लपेटते उसको बहुत पतला करते हैं आप, और उसको खींचते जाते हैं। फिर मतलब कि रोल करना है, रोल करते 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 उसको खींचते भी रहना है और उसको घुमाते भी रहना है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फाइबर यार्न में, यानी कि धागा में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे, A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। पहले के ज़माने में फाइबर से कॉटन यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता था वो पूरा का पूरा हाथ से होता था। एक सिंपल सा हमारे पास डिवाइस होता था, मतलब ये बहुत ही सिंपल डिवाइस होता था जिसको हम लोग हाथ से घुमाते थे, मतलब कि सारा काम यहाँ पे किससे होता था, हाथ से होता था, और उस डिवाइस को बोला जाता था क्या, उस समय पे टकली बोला जाता था। ओके, आगे। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। अच्छा, टकली ना आप लोग बहुत कम देखे होंगे, लेकिन चरखा आपने डायग्राम में भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा, गांधी जी के साथ, है ना, गांधी जी के साथ आप देखेंगे चरखा। तो हाँ, नोट में भी है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले के ज़माने में ना फाइबर से धागा बनाने का जो पूरा प्रोसेस हुआ करता था, पहला टकली से होता था और दूसरा चरखा से होता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, फाइबर को रोल करते थे, लपेटते थे और उसको खींचते थे, लंबा करते थे, बहुत पतला करते थे, तब जाकर हमारा फाइबर यार्न में यानी कि धागा में कन्वर्ट होता था। और इसको करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस था उस समय पे, और दोनों का दोनों हाथ से चलता था। पहला था टकली और दूसरा था चरखा। ओके, आगे। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय पे गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। क्या लोग अंग्रेजों को पीटने के लिए? नहीं, चरखा का मतलब था कि अपना सामान अपने से बनाना है, अंग्रेजों का कपड़ा नहीं खरीदना है। तो गांधी जी के साथ आप अक्सर देखते होंगे एक चरखा। तो गांधी जी चरखा से क्या बताना चाह रहे हैं? चरखा से बताना चाह रहे हैं कि अपने देश का कपड़ा खुद से बनाइए और खुद पहनिए, अंग्रेजों का कपड़ा मत खरीदिए, मत पहनिए। अंग्रेजों, गांधी जी ये हमको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो चरखा ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि चरखा का इस्तेमाल गांधी जी ने कब किया था सबसे ज़्यादा? जब हम लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, मतलब जब हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उस समय पे गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल करके लोगों को बताया कि सारा सामान हम लोग अपने देश का ही इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा हो चाहे कोई भी और भी चीज़ हो। तो चरखा से गांधी जी बताना बस ये चाह रहे थे कि अपने देश का कपड़ा पहनो, अंग्रेजों का कपड़ा मत पहनो, है ना, ये बताना चाहते थे। आगे, महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू वियर खादी। उस समय पे हमारे इंडिया में ना एक बड़ा ही फेमस कपड़ा चलता था खादी का। हाँ, और आज भी ये खादी का कपड़ा मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब ये खादी का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, और अच्छा है तो सॉफ्ट भी होगा, और अच्छा है सॉफ्ट है तो वैसी बात है महंगा भी होगा, है ना। तो खादी का केवल एक खराबी ये है कि महंगा मिलता है बस। अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि बहुत टिकाऊ होता है, बहुत अच्छा लगता है पहनने में, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लंबा दिन टिक जाता है ना, जल्दी इसमें रंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो उस समय पे गांधी जी हम लोग को क्या बोलते थे कि अंग्रेजों का कपड़ा मत पहनो, उनसे मत खरीदो, अपने देश का जो खादी वाला कपड़ा है, प्योर कपड़ा उसको पहनो, है ना। खादी उस समय पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और आज भी खादी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको आज भी हम लोग मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। कैसा मिलता है? महंगा मिलता है, ठीक है। आगे, अगला, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
constituted a body called खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। खादी के कपड़े को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी के कपड़े को पहने, इसके लिए सरकार ने क्या किया पता है? सरकार ने पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, पूरा एक संस्था बना दिया है जिसका काम ही यही है कि खादी को बढ़ाना है। और ये कब बनाया है? 1956 में बनाया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा है सरकार ने? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, इस ऑफिस का क्या काम है भाई? इस ऑफिस का काम है कि पूरे इंडिया में कौन से कपड़े को बढ़ावा देना है? खादी कपड़े को बढ़ावा देना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी का कपड़ा लोग पहने, इसके लिए इंतजाम करवाइए, है ना। तो खादी गांधी जी का भी एकदम पॉपुलर कपड़ा था, और जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो खादी ही हम लोगों को पहनने के लिए बोले थे। कौन? गांधी जी, है ना। तो सरकार ने भी सोचा कि जब हमारे फादर ऑफ नेशन यानी कि गांधी जी जब चाहते हैं कि खादी का कपड़ा पहना जाए, अंग्रेजों का कपड़ा ना पहना जाए, तो सरकार ने इसको लेकर पूरा का पूरा एक ऑफिस ही बना दिया, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम रखा गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इस ऑफिस का काम केवल इतना दिया गया कि पूरे इंडिया में आप अलग अलग जगह पर खादी के कपड़े को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे। यदि जरूरत पड़े तो खादी का अलग अलग जगह पे दुकान भी खोलो। इसीलिए अभी आप पटना जाओगे, पटना के खास करके गांधी मैदान में जाओगे, पटना के गांधी मैदान में आप जाओगे तो वहाँ पे ना एक मॉल है छोटा सा, उस मॉल में केवल और केवल आपको खादी का कपड़ा मिलेगा। मतलब वही शॉप टाइप है, बड़ा भी उतना नहीं है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते उसको, मॉल नहीं कह सकते, मतलब दुकान है, थोड़ा बड़ा दुकान है बस, है ना। तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो उसमें पूरा का पूरा आपको केवल और केवल खादी का कपड़ा मिलेगा। और उस दुकान को सरकार भी प्रमोट करती है, सरकार भी बढ़ावा देती है कि भैया आप और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बेचिए। अच्छा, अब सवाल है कि सर फिर और जगह पे खादी का कपड़ा का दुकान इतना क्यों नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये कपड़ा होता है थोड़ा सा महंगा, जल्दी आदमी खरीदता नहीं है। हमारे इंडिया में ज़्यादा संख्या किसका है? मिडिल क्लास का। तो आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास का आदमी 4000 5000 का शर्ट पहनेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो खादी का कपड़ा थोड़ा सा महंगा होता है, 2000 2500 3000 का एक शर्ट होगा, केवल एक टी शर्ट होगा, सोचो, एक कुर्ता पैजामा होगा ऐसा। तो क्या मिडिल क्लास इतना महंगा पहनेगा? नहीं पहनेगा। इसीलिए खादी का दुकान जो है आपको बहुत ही कम दिखता है, लेकिन हाँ दिखता है, सरकार उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सरकार भी चाहती है कि लोग क्या पहने? ज़्यादा से ज़्यादा खादी का कपड़ा पहने, ताकि खादी का बिजनेस बढ़े और जो खादी के बिजनेस में लोग लगे हुए हैं उनका मुनाफा भी हो सके। ठीक है, इसलिए आप जगह जगह पे देखोगे खादी का दुकान भी रहता है, जहाँ पे खादी का कपड़ा आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि हम लोग पटना में हैं, और यदि आपको पटना में कपड़ा खरीदना हो खादी का तो कहाँ चल जाओ? सबसे बेस्ट पटना के गांधी मैदान में चल जाओ। गांधी मैदान के बगल में एक दुकान है, बहुत अच्छा दुकान है, वहाँ पे मिल जाएगा। आगे, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अच्छा, पहले तो हम लोग स्पिनिंग जो है मतलब फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते थे, धागा में कन्वर्ट करते थे, टकली से, चरखा से। आज किससे करते हैं भाई? आज मशीन से करते हैं, हाथ से नहीं, आज मशीन से करते हैं। तो आज मशीन से स्पिनिंग जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही फास्ट हो जाता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया ये बात? चलिए, तो ये आपने, अच्छा एक पॉइंट इसमें और है, अगला पॉइंट है इसमें, आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो आपने फाइबर से क्या बनाया? फाइबर से आपने बनाया यार्न, कपड़ा नहीं, पहले फाइबर से यार्न बनाया आपने, धागा बनाया, फिर उस धागा का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा? फैब्रिक बनाने के लिए, नहीं कि कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल। तो अब हम लोग समझेंगे यार्न टू फाइबर, मतलब इस वाले टॉपिक में, टॉपिक का नाम था हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न, इस वाले टॉपिक में आपने फाइबर से धागा बनाना सीखा, यार्न। अब आप इस टॉपिक में सीखोगे कि धागा से कपड़ा कैसे बनेगा, यानी कि यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक का मतलब हो गया कि धागा से कपड़ा आप कैसे बनेगा, ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि धागा से कपड़ा कैसे बनता है। आइए, देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप धागा से कपड़ा बना सकते हैं, यानी कि यार्न से कपड़ा बनाया जा सकता है। द मेन टू प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा फेमस तरीका है कपड़ा बनाने का धागा के मदद से, वो दो तरीका है, पहला वीविंग और दूसरा निटिंग। ओके, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। तो कपड़ा बनाने का बहुत सारा हमारे पास तरीका है, मेथड है, लेकिन सबसे फेमस कितना है? दो ही तरीका है, वीविंग और निटिंग। तो देखते हैं वीविंग में क्या है और निटिंग में क्या है। आइए, तो पहला है डेफिनेशन वीविंग का, देखो क्या है।
द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। मतलब वीविंग और निटिंग बेसिकली क्या है पता है? कपड़ा को बनाने का तरीका ही है, कपड़ा का बुनाई किया जाता है। लेकिन वीविंग में कपड़ा जब आप बनाओगे, जब आप कपड़ा को बुनोगे, तो इसमें दो धागा आपको चाहिए होगा, यानी कि दो अलग अलग धागा के मदद से कपड़ा बनेगा। उस मेथड को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वीविंग बोलेंगे, केवल वीविंग बोलेंगे। ओके, तो कहने का मतलब हुआ सिंपल सा कि वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है कपड़ा बनाने का जिसमें हम लोग टू सेट्स ऑफ yarns इस्तेमाल करते हैं। टू सेट ऑफ yarns का मतलब हो गया दो धागा का इस्तेमाल करके ही हम लोग पूरा का पूरा कपड़ा बुन देते हैं, पूरा कपड़ा बना देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ज़्यादातर ये लूम्स में होता है। लूम्स का मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं छोटे छोटे घरों में होता है। अब तो ये बड़े बड़े फैक्ट्री में भी होने लगा है ना। आज बहुत सारे हमारे इंडिया में फैक्ट्री हैं जिसमें कपड़ा का बुनाई होता है। लेकिन पहले किस में होता था? लूम्स में। लूम्स का मतलब छोटे स्केल पे घरों में हो जाता था। लोग हाथों से कपड़ा बुन देते थे, साड़ी, धोती, है ना, इस प्रकार के चीज़ें लोग हाथ से बना देते थे पहले। हाँ, लेकिन आज के ज़माने में क्या वीविंग आपको लगता है हाथ से होता होगा बहुत ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। आज के ज़माने में मशीन से होता है, क्योंकि मशीन बहुत ही कम समय में ज़्यादा कपड़ा बना के तैयार कर देता है। तो द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो जो लूम्स होते हैं, जो मशीन होते हैं कपड़ा के बुनाई करने का, वो दो प्रकार का होता है। या तो आप उसको हाथ से चलाते हैं या फिर आप उसको मशीन से चलाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से अपने आप चलता है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये कि बताइए, आज के ज़माने में यानी कि आज के समय में ज़्यादातर कपड़े का जो बुनाई यानी कि जो वीविंग है वो हाथ से होता है कि मशीन से? मशीन से होता है आज। बिल्कुल सही जवाब है। मतलब देखो, जब हमारे पास मशीन नहीं था, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, जब हमारे पास मशीन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग धोती, कुर्ता, साड़ी, पैजामा वगैरह जो बनाते थे हाथ से बना लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास मशीन है, तो हाथ से बिल्कुल कपड़ा कम बनता है। अब किससे बनता है? मशीनों से बनता है ना। हाँ, बिजली से बनता है। आगे आइए थोड़ा और डिस्कस करा जाए। तो वीविंग में क्या ध्यान रखेंगे आप? वीविंग भी कपड़े का बनाने का तरीका होता है, लेकिन वीविंग में कितना धागा इस्तेमाल होगा? दो धागे के इस्तेमाल से आप वीविंग करोगे। अगला आइए निटिंग। निटिंग क्या है समझो। इसको ना बहुत सारे बच्चे किनिटिंग पढ़ते नहीं, उसमें के साइलेंट है। निटिंग पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? निटिंग। द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉपिंग ऑफ अ सिंगल yarn टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एक ही धागा का आप इस्तेमाल करते हैं और पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल, हमारी मम्मी लोग जब जाड़ा में स्वेटर बुनती हैं, जब टोपी बुनती हैं, मुफलर बुनती हैं, आपने देखा है एक धागा होता है। बिल्कुल, हाँ, एक दो छड़ी होता है, बेसिकली दो छड़ी होता है और एक धागा होता है, बस। आपने देखा होगा, उसी एक धागा के मदद से पूरा का पूरा स्वेटर बुन दिया जाता है और पूरा का पूरा मफलर, टोपी, जो भी बुनना हो पूरा वो बुन के तैयार कर देते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वीविंग और निटिंग में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल से बताइएगा, वीविंग और निटिंग दोनों का दोनों मेथड कपड़ा को बनाने का ही तरीका है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वीविंग में धागा इस्तेमाल होगा दो, लेकिन निटिंग में धागा इस्तेमाल होगा केवल एक धागा से ही कपड़ा बन के तैयार हो जाता है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो वीविंग में दो धागा इस्तेमाल होता है और निटिंग में एक धागा इस्तेमाल होता है। मतलब कि एक धागा को ही ऊपर नीचे, इंटरलॉपिंग का मतलब ऊपर नीचे, आगे पीछे करते 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 पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल, हमारा मम्मी लोग जब बनाती है ना, स्वेटर, मुफलर, टोपी, शॉल, ये सब वो हो गया हमारा निटिंग का एग्जाम्पल। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो निटिंग भी पहले हाथ से होता था और आज निटिंग मशीनों से होता है। लेकिन क्या पूरी तरीके से निटिंग आज मशीन से होता है? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें आज भी जो है हाथ से हो रहे हैं। जैसे हम लोग की मम्मी लोग आज भी, हर एक मम्मी का हम नहीं बोल रहे हैं, जिनको आता है बुनने के लिए, वो आज भी स्वेटर वगैरह अपने हाथों से ही बुन लेती हैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि चाहे बात विविंग का हो या फिर चाहे बात निटिंग का हो, दोनों ज़्यादातर आज किससे होता है? हाथ से या मशीन से? मशीन से। किससे होता है? मशीन से। तो क्या विविंग और निटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया? ध्यान रहेगा ये चीज़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। विविंग में धागा इस्तेमाल होगा दो, निटिंग में धागा इस्तेमाल होगा एक। विविंग भी हाथ से और मशीन दोनों से होता है और निटिंग भी हाथ और मशीन
दोनों से होता है। ये टॉपिक भी कंप्लीट। अगला है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कपड़े का जो पूरा इतिहास है वो क्या इतिहास है भाई, कपड़े का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, हिस्ट्री क्या है इसका। समझिए, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फॉर्स टू कवर देमसेल्व्स। देखो एंशियंट टाइम का यदि हम लोग बात करें, यानी कि आज से लाखों लाख साल पहले का यदि हम लोग बात करें, तो उस समय पे क्या लगता है आपको, ऐसा कपड़ा होगा जो कपड़ा हम लोग आज पहनते हैं? ऐसे जैसे आज हम लोग फुल पैंट, शर्ट, पैंट, पैजामा, कुर्ता, है ना, अलग अलग प्रकार के कपड़े को आज हम लोग पहनते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज से लाखों लाख साल पहले ऐसे कपड़े हो रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले के ज़माने के लोग कपड़े के तौर पे इस्तेमाल क्या करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए? बड़ा पेड़ का बड़ा पत्ता, केला का पत्ता, है ना, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, उनसे अपना शरीर ढकते थे। और कई बार जानवर को मार के उसका जो स्किन होता है, ऊपर का खाल, उसको उखाड़ के शरीर के एनिमल के बॉडी से उसको अपने बॉडी में पहन लेते थे, अपने बॉडी को ढकते थे वो लोग, है ना। इस प्रकार से पहले कपड़ा लोग इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली में उसको कपड़ा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शरीर को ढकने के लिए वो लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। कई बार तो बार्क भी इस्तेमाल करते थे लोग। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जो टहनी होते हैं, उन मतलब पेड़ का जो पूरा का पूरा बॉडी होता है, उसके ऊपर जो एक छाल उखड़ जाता है ना, पूरा बार्क, वो भी उखाड़ के वो लोग अपने बॉडी में पहनते थे। उसका अलग अलग प्रकार का डिजाइन बना के अपने बॉडी में उसको लटकाते थे और उससे भी वो लोग अपना बॉडी ढकते थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आज से लाखों लाख साल पहले जो थे हमारे लोग, वो लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कई बार पेड़ के बार्क का इस्तेमाल करते थे, कई बार बड़े बड़े पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे, और कई बार जानवरों को मार के उनके स्किन को निकाल के अपने बॉडी पे लपेटते थे, फिर वो लोग अपने बॉडी को ढकते थे और जाड़ा वगैरह में उसी से बचते थे वो लोग। ठीक है, आगे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, थोड़ा और समय बदला, तो लोगों ने घास का इस्तेमाल करना चालू किया, मैट को बनाने में, बास्केट्स को बनाने में, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया लोगों ने अपने नॉलेज का। ऐसे समझिए सिंपल सा, जैसे जैसे समय बदला, चीज़ें बदले, लोगों ने खेती करना चालू किया, है ना, वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, घास का इस्तेमाल करके। पहले के ज़माने में बड़े बड़े घास हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, ग्रास, बड़े बड़े ग्रास का उन लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया मैट यानी कि चटाई बनाने में, बास्केट यानी कि टोकरी वगैरह बनाने में। फिर उनको समझ में आया कि यार जब इस ग्रास से मैट यानी कि चटाई बनाया जा सकता है, बास्केट यानी कि टोकरी बनाया जा सकता है, तो इस घास से कपड़ा भी बनाया जा सकता है अपने शरीर को ढकने के लिए। तो फिर उन्होंने ग्रास का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को ढकने के लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे बॉडी को ढका जा सकता था। वाइन्स, एनिमल फ्लीश और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड, दीज वेयर वोवन इनटू फैब्रिक्स। जैसे अब हुआ क्या, जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, उन जानवरों के बाल को निकाल के उन बालों को आपस में मोड़ना, जोड़ना, वैसे करते करते उन लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया, कपड़े का इन्वेंशन चालू। पहले से उनको आइडिया था कि कैसे बुनना है, कहाँ से पता उनको, क्योंकि वो लोग पहले से घास का क्या करते थे, ग्रास का मैट बनाते थे, बास्केट बनाते थे। तो कपड़ा कैसे बुनना है, कपड़ा कैसे अरेंज करना है, कैसे सिलना है, ये उनको पता था। तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जानवर के जो बड़े बड़े बाल हुआ करते थे उनको इन्होंने निकालना स्टार्ट किया और उस बालों को जोड़ जोड़ के उन्होंने कपड़े को बनाना स्टार्ट कर दिया, और उस वहाँ से ही कपड़े का इन्वेंशन चालू हो गया। ओके, आगे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, वो लोग ज़्यादातर कपड़ा क्या पहनते थे, कॉटन का। कैसा कपड़ा पहनते थे, कॉटन का। और उस समय पे ज़्यादातर खेती जो है वो कॉटन का कहाँ होता था, गंगा नदी के बगल में। ये जो गंगा नदी है ना आपका, पटना वाला, जो कि
यूपी से होते हुए थोड़ा और उसके आगे से हिमाचल प्रदेश से होते हुए आती है यूपी, फिर से बिहार, झारखंड। ये जो गंगा नदी है इसके बगल में, गंगा नदी के बगल में पहले कॉटन का खेती बहुत ज़्यादा होता था। तो यहीं से कॉटन का ये इस्तेमाल करते थे लोग, और उस कॉटन फाइबर से क्या बनाते थे? कपड़ा बनाते थे। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी हमारा एक प्रकार का प्लांट ही है जो कि नेचुरल फाइबर हम लोग को देता है। ठीक है, जैसे कॉटन हमारा क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर है। जूट क्या है? नेचुरल फाइबर है। उसी प्रकार का हमारा फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर ही होता है, कॉटन के जैसा ही होता है। इन एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट हमारा क्या है? आज एक देश है ना, इजिप्ट एक देश है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। बात करें, हालांकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर कॉटन का खेती कहाँ होता था? गंगा नदी के बगल में। बात करें इजिप्ट का, इजिप्ट भी हमारा क्या एक देश है। इजिप्ट में फ्लैक्स और कॉटन दोनों का खेती होता था किस नदी के बगल में? नाइल नदी के बगल में। इजिप्ट में एक बहुत ही फेमस नदी बहती है, नदी का नाम है नाइल रिवर। तो नाइल रिवर के बगल में कॉटन और फ्लैक्स का दोनों का खेती वहाँ पे अच्छा खासा होता था इजिप्ट में। ओके, तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ ये है कि इजिप्ट में एक बहुत ही फेमस नदी है, नदी का नाम है नाइल रिवर। वहाँ पे कॉटन और फ्लैक्स दोनों का अच्छा खासा खेती होता था। फ्लैक्स भी हमारे कॉटन का जैसा ही होता है जिससे कपड़ा बनता है हमारा। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। थोड़ा और समय बदला, धीरे धीरे समय बदलता गया। अब हमारे पास आ गया चीज़ों को सिलने के लिए सुई। क्या आ गया? सुई। सीविंग निडल का मतलब होता है सिलाई करने के लिए जो सुई का इस्तेमाल होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सीविंग निडल। तो जब से हमारे पास सिलाई करने वाला सुई आया है, वो उसके बाद कपड़े को सिलना, कपड़े को बुनना और आसान हो गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा चैप्टर और चैप्टर के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने पूरा कहानी ये समझा कि किस तरीके से कपड़े का इन्वेंशन हुआ है। कोई डाउट अभी चैप्टर में? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।